नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तराखंड के बुलेटिन में चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिनके नेतृत्व में सरकार द्वारा प्रदेश के वन आरक्षियों, तकनीकी शिक्षा विभाग और सहायक लेखाकारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया। इस दौरान सभी नए नियुक्त वन आरक्षियों और सहायक लेखाकारों को शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नियुक्त जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको पत्र वितरित किए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिन विधायकों को हिमालय राज्य में ठंडा लगता है उनको किसी गैर हिमालय राज्य में चले जाना चाहिए। पार्लियामेंट के अधिनियम के तहत हमारा राज्य बना है, जिसमें राज्य को हिमालय राज्य रूप में घोषित किया गया। हिमालय राज्य में बर्फ भी गिरेगी, चढ़ाई भी होगी, जंगल भी होंगे, बारिश भी होगी। ये स्वभाव है हिमालय का। जो विधायक हिमालय के स्वभाव के साथ नहीं चल पा रहे हैं, साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार की एक स्पॉन्सर्ड योजना थी ताकि बजट सत्र गैरसैंण में ना हो। सरकार को गैरसैंण बजट सत्र पर फैसला करना चाहिए था। जिनको हिमालयी राज्य में ठंडा लगता है उनको किसी गैर हिमालयी राज्य में चले जाना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट ने जब इनेक्ट किया जिसके अंतर्गत हमारा राज्य बना, तो उस समय इसको हिमालयी राज्य के रूप में ही इसका लेजिस्लेशन बना है और पारित हुआ है। तो हिमालय में बर्फ भी गिरेगी, बारिश भी होगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। ये तो स्वभाव है हिमालय का। जो हिमालय की स्वभाव के साथ नहीं चल पा रहे हैं, कितना अफसोस है। और विधायकों को मुझे तो लग रहा है कि सरकार स्पॉन्सर्ड योजना थी ये कि बजट सत्र वहाँ न हो, और विधायकों से कागज मंगवा लिया। सरकार को फैसला करना चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ आज भी फैसला करें और गैरसैंण चले। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लेकर उत्साहजनक नतीजे सामने आ रहे हैं। इस योजना को शुरू हुए 11 महीने हो गए, जिसमें 839 करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना में लोग 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट भी लगा सकेंगे। अभी तक मिले आवेदनों में से 297 को सहमति पत्र जारी किए जा चुके हैं और अभी 40 मेगावाट क्षमता से अधिक के प्लांट लगाने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। इस योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार की कोई भी योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। युवाओं को प्रभावित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें युवा अपना उत्साह दिखाते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। इस तैयारी को देखते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड में पहुंची। उनके दौरे को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अलका लांबा उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। अपने दौरे के दौरान वे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देहरादून नगर निगम में फरवरी के पहले सप्ताह में 43 करोड़ रुपए का आवासीय और व्यावसायिक टैक्स वसूला गया। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम ने 60 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा करने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा जो भी 5 लाख से ऊपर के बकायेदार हैं, उनको नगर निगम ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नगर निगम में करीब 1,12,000 हाउस टैक्स दाता हैं। इनमें से करीब 90,000 आवासीय, जबकि 22,000 व्यावसायिक टैक्स देते हैं। पहले नगर निगम बमुश्किल 25 से 30 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल पाता था। देखिए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा इस समय तक का कलेक्शन था वो लगभग 37 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी नगर निगम को,
और इस साल जो अभी तक हमारा है वसूली वो 43 करोड़ के रूप में जो है हमें भवन कर की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि गत वर्ष से अधिक है। और इस वर्ष का जो टारगेट है नगर निगम की ओर से जो रखा गया है भवन कर के रूप में प्राप्ति का, वो 60 करोड़ रुपए वसूली का रखा गया है, जिसमें से 43 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। और जो अब लगभग 1.5 माह का जो समय बचा है, इसमें हमारे वसूली के प्रयास हम लोग जो है तेज करने जा रहे हैं। और जिसके क्रम में जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उनको नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने शहर में शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए बताया कि न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार तय की गई समय में डीजे बजाने की हिदायत दी है। इसके लिए सभी थाने में एक टीम का गठन किया गया है, जिसको सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर तेज साउंड सिस्टम को बंद कराने और वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसको लेकर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए रात 10 बजे के बाद तेज साउंड सिस्टम की आवाज से परेशानी होने पर परीक्षार्थियों और अभिभावकों को 112 और आसपास के थाने में शिकायत करने का भी उन्होंने आग्रह किया। समस्त थाना प्रभारियों को, समस्त क्षेत्राधिकारियों को, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण को मेरे द्वारा ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी सूचना 112 में प्रकाश में आती है या पुलिस के संज्ञान में आती है जिस पर निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा और रात को 10 बजे से ऊपर अगर डीजे बजाया जा रहा है और रिहायशी इलाके में है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई सूचना हमें वैसे भी आती है, पर्सनली मेरे कैंप कार्यालय में भी आती है, तो उसको भी तत्काल संज्ञान में लिया जाएगा। इस संबंध में समस्त थाना प्रभारियों को ये बताया गया है कि इसमें एक ये टीम का निर्धारण करेंगे, उसको निर्धारित करेंगे और अगर कोई सूचना आती है तो ये टीम तत्काल। खबर लक्सर से है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तोमर गुट को अलविदा कहते हुए भारतीय किसान यूनियन गुट पटेल का दामन थामने का ऐलान किया। शेखपुरी गांव में तोमर गुट के कई पदाधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के प्रदेश महासचिव सुनील फौजी ने संगठन के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन के उच्च पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं और कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत पड़ने पर उनसे किनारा कर लेते हैं। उक्त संगठन में कार्यकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, इसी से आहत होकर हम सभी कार्यकर्ता तोमर संगठन छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वहीं किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने भी संगठन पर उनके सौतेला व्यवहार करने और उनकी समस्याएं नहीं सुनने का आरोप लगाया। देखिए, हमें काफ़ी लंबा समय हो गया किसान यूनियन तोमर में कार्य करते हुए। आज हमें ऐसा महसूस हुआ है कि उस संगठन में हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है और हमें कहीं उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमने जो यहाँ के विषम पितामह कहे जाते हैं चौधरी किरत सिंह, उनकी भारतीय किसान यूनियन पटेल है, उसमें निर्णय लिया है हमारे पूरे मजदूर मोर्चे ने जो तोमर का था छोड़कर उसको ज्वाइन कर रहे हैं। कहना चाहूँगा कि हमारे जो तोमर जो ग्रुप था उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी यहाँ पर इतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने अपनी आवाज़ को बुलंद और मजबूत, जो यहाँ के नेता हैं चौधरी किरत सिंह जी विषम पितामह के नाम से जाने जाते हैं, और हम उनकी पार्टी में पटेल, भारतीय किसान यूनियन पटेल में शामिल हो रहे हैं। देखो जी, हमने आज कम से कम 5 महीने से किसान यूनियन तोमर के साथ जुड़े हुए थे और अभी तक हमारा ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि किसान यूनियन से हम सहमत हों। इसलिए हम भारतीय किसान यूनियन पटेल किरत सिंह चौधरी के यहाँ पे हम जाना चाहते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 24 फरवरी को होने वाली जयंती के उपलक्ष्य में गुरु रविदास मंदिर समिति हरिद्वार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। भाषण प्रतियोगिता माध्यम से श्री गुरु रविदास जी के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए समाज को जागरूक करने का काम किया गया, जिसमें समाज से जुड़े लोग और अन्य वर्गों को भी इसमें आमंत्रण दिया गया।
सर, जैसा आप जानते हैं कि 24 तारीख को गुरु महाराज जी का जन्म दिवस है। उसी को हमने लोगों में जन जागरूकता के लिए एक उत्सव के तौर पे हमने इसको थीम दी है और बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में और सभी वर्ग में और सभी सर्व समाज के लिए हमने जो ये अभियान चलाया था, इसमें हमने कुछ प्रतियोगिताएं कराई हैं जो 4 चरणों में थी। पहले चरण की प्रतियोगिता हमारी पोस्टर मेकिंग थी, जिसमें पूरे उत्तराखंड से 200 बच्चों ने एक साथ गुरु महाराज की पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर गुरु महाराज की पोस्टर बनाई। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने षड्यंत्र का खुलासा किया है। साइबेरिया पंछी के मांस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, खटीमा पुलिस ने तस्करों के बड़े षड्यंत्र का खुलासा किया है। पुलिस ने साइबेरिया पक्षी के मांस के तस्करों को गिरफ्तार किया है। पक्षी के मांस के साथ पुलिस ने 2 तस्कर को पकड़ा है, जबकि अपराध में शामिल एक अभियुक्त अभी भी फरार है। खुलासे के साथ ही सुरई वन रेंज के डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी ने बताया कि हमें अज्ञात के द्वारा सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली कि झनकैया पकड़िया क्षेत्र के एक घर में संरक्षित प्रजाति की साइबेरिया पक्षी का मांस रखा हुआ है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेड की। रेड के दौरान साइबेरिया पक्षी का मांस बरामद भी हुआ। एक सूचना आई थी कि जो है झनकैया पकड़िया में एक आदमी के घर पे जो है, क्या कहते हैं उसका नाम, साइबेरियन प्रवासी पक्षी, प्रवासी चिड़िया जो है रखी हुई है। उस पर सूचना पे विश्वास करके हमारा स्टाफ जो है वहाँ पर गया, तो उस घर में जो है छत के ऊपर सीढ़ी में एक जो है प्रवासी चिड़िया मिली। उस परिवार से जिसके घर पे ये चिड़िया मिली, वो रस्तोगी नाम का आदमी था। उससे और उसकी वाइफ से जो है जब पूछताछ की गई, तो ऐसा आभास हुआ कि ये कृत्य जो है इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। उनसे जब इस संबंध में अग्रिम पूछताछ की गई, तो पता चला कि एक व्यक्ति जो है कार्तिक विश्वास नाम का व्यक्ति इन्हें अक्सर परेशान किया करता है। 75 साल के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने दोस्तों के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए। गोपाल भारद्वाज ने बताया कि 1975 में अपने 4 दोस्तों के साथ रोलर स्केटिंग से मसूरी से दिल्ली तक करीब 320 किलोमीटर के सफर को 5 दिनों में तय किया था। वह इस दिन को हमेशा कुछ खास लोगों के साथ मनाते हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली आने पर उनका दिल्ली पुलिस और रोलर स्केटिंग फेडरेशन के लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं दूरदर्शन में भी उनका इंटरव्यू हुआ। उनके लिए ये पल काफी यादगार था। आज से करीबन लगभग ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो जाएंगे अगले साल हमको। हम यहाँ से 5 युवक गए थे और एशिया में हमने पहली ये स्केटिंग रैली की थी। और हम यहाँ से 14 फरवरी को चले थे और दिल्ली 18 फरवरी को पहुँचे थे। लगभग 5 दिन हमें लगे थे और उसके बाद 320 किलोमीटर का ये सफ़र था। देहरादून रुके हम, फिर रुड़की यूनिवर्सिटी जो आज IIT वहाँ मेरे को आया गया, फिर मेरठ में, मुजफ्फरनगर, और लास्ट लैप जो था हमारा दिल्ली था। दिल्ली में कनॉट प्लेस पे YMCA है, वहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था। और उसके बाद हमारा दूरदर्शन में इंटरव्यू हुआ था और रोड पे भी दूरदर्शन वालों ने, उस समय इंडिया में एक ही चैनल था ब्लैक एंड वाइट, वो दूरदर्शन वालों ने उसे कवर किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खबर लक्सर से है। लक्सर के महाराजपुर कला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत दूर दराज से आने वाली छात्राओं को स्कूल पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि कई छात्राओं के घर स्कूल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी होती है। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत अब छात्राएं समय से साइकिल से स्कूल पहुंच सकेंगी। वहीं छात्राओं ने बताया कि हमारा गांव स्कूल से काफी दूर है, तो इससे आसानी मिलेगी। मेरा नाम वंशिका चौहान है। मैं गंगदासपुर की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर कला है और मैं स्कूल पैदल चलकर 4 किलोमीटर से आती थी, लेकिन अब मैं साइकिल से आती हूँ क्योंकि सरकार ने साइकिल योजना निकाली है, इसलिए मुझे स्कूल आने में कोई दिक्कत नहीं होती।
और पहले मुझे दिक्कत होती थी क्योंकि हम बेटियां हैं, हम बेटियों को घर का काम भी करना पड़ता है, मम्मी की मदद करवानी पड़ती है, इसलिए पहले पैदल आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी और फिर टीचरों की भी हमें डांट खानी पड़ती थी, इसलिए अब हमें टीचरों की डांट भी नहीं खानी पड़ती है और हम स्कूल से टाइम से पहुंच जाते हैं। और छुट्टी पिछले 2-3 वर्षों से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में एक बालिका प्रोत्साहन योजना सुचारू रूप से चल रही है, जिसका मैं उत्तराखंड सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया है उसके लिए एक सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में लगभग 5 गांवों के बच्चे आते हैं और ये बच्चियाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आती थी, तो ये उनके लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। देहरादून मुख्यमंत्री आवास से सोमवार को पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। हिमालयन बास्केट की शुरुआत वर्ष 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। उन्होंने बताया कि सुमित पेशे से एक इंजीनियर हैं और स्नेहा एक मार्केटिंग पेशेवर हैं। देवभूमि के कारण वे दोनों हमेशा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। ये दोनों उत्पाद बनाने के लिए 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनके इस कदम को लेकर सीएम धामी ने उनकी काफी सराहना की थी। औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। आपको बता दें कि औली में हर दिन सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद औली में अभी भी आधी फीट के आसपास बर्फ की चादर देखी जा सकती है, जिसके चलते औली को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि औली में पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का। हरिद्वार में 9 फरवरी को एक युवक की लाश मिली थी और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 9 फरवरी को झबरेड़ा थाना इलाके के एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। मैं कुछ दिन पूर्व एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी जिसके गले में निशान था। पुलिस ने इस मामले को संगीनता से लिया और इसमें तुरंत एसओ के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस बॉडी के साथ उसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड मिला था। उसको संज्ञान में रखते हुए जब पुलिस उस विजिटिंग कार्ड पर पहुंची तो पता लगा कि ये व्यक्ति जिसने इनका मकान खरीदा है अभी कुछ दिन पूर्व ही, उसके द्वारा बताया गया कि ये इसका जो नाम है नरेंद्र है और ये अपनी मां के साथ जिसका नाम ममता है वो यहाँ रहता था और अभी कुछ दिन पूर्व ही 20 लाख रुपए में इसने मकान बेचा है। इसके साथ उसके द्वारा ये भी बताया गया कि 3 लोग इसके संपर्क में थे जो ये मकान बिकवा रहे थे। पुलिस ने इनकी जब CDR का एनालिसिस किया और लोगों से जब पूछताछ हुई और CCTV फुटेजेस वगैरह जब हम लोगों ने निकाले तो इस प्रकरण में 3 लोग अभी संज्ञान में हमारे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।